हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। आज रिकैप सीरीज में हम करने जा रहे हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चैप्टर है। इसके थर्ड लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। फोटॉन्स विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are incident on a cathode C in a photoelectric cell. The maximum energy of photoelectron is 2 electron volt. When photons of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectrons will reach the anode A if the stopping potential of A relative to C. अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो फोटोन की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन है 5, वर्क फंक्शन नहीं दिया 5, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने यहां रख दिया, तो 5 आ गया हमारा 5 - 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो 5 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे सवाल बोलता है कि अगर फोटोन की एनर्जी 6 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी जाए, तो एनोड पर कितना पोटेंशियल लगाया जाए जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंच सके। तो फिर से इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। एनर्जी हो गई 6, वर्क फंक्शन हम जानते हैं, यहां से हम ई मैक्स निकाल लेंगे। तो वर्क फंक्शन हमारे को मालूम है 3, तो ई मैक्स हो गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई मैक्स कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई मैक्स इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम लिख सकते हैं ई वी नॉट। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप लिख सकते हैं 3 × E जूल्स। ई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि एनोड पर जब नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाता है, तब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल लगाया जाता है जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर ना पहुंच पाए। और हमने यहां पर उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकाल ली? 3। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए -3, क्योंकि वो तो होता ही माइनस में ही, -3 वोल्ट। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमें मिलता है। तो देखिए, चौथा आंसर इसका क्या है? सही है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया। मेथड पे ज़रा ध्यान दीजिए। और अब ये रहा हमारा अगला सवाल। ये बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, आप इसे नोट कर लें। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट टाइम डिले बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए सूटेबल रेडिएशन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई टाइम डिले नहीं होता। ये टाइम होता है 10⁻⁻8 सेकंड। ये आपको मालूम होना चाहिए। जब फोटोन किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो 10⁻⁻8 सेकंड में उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है, इसलिए हम बोलते हैं देयर इज नो टाइम डिले। समय पश्चता, हिंदी में बोला जाए तो समय पश्चता नहीं होती। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सही तो पता चल गया। आइंस्टाइन एनालिसिस गिव्स ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन के एनालिसिस से हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है, अबव विच
नो इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड। ये गलत बात है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कब एमिट नहीं होता है, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है। जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये गलत बात हो गई। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इनमें नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अब चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। बिल्कुल गलत बात है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाने से नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसी भी तरह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी असर नहीं डालती। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी चाहिए। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसे आप नोट कर लें। कंसीडर टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस। दो पार्टिकल है जिनके मासेस अलग अलग है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द हैवियर ऑफ द टू पार्टिकल्स विल हैव स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है H इक्वल टू mv। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, अच्छा ये लिखा है डिफरेंट मासेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द हैवियर पार्टिकल्स विल हैव स्मॉलर डी ब्रोगली वेवलेंथ। बोथ हैव ए फ्री फॉल थ्रू द सेम हाइट। अगर दोनों पार्टिकल एक ही हाइट से गिरेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं, देखिए अब स्टेटमेंट वाइज इसको डिस्कस करेंगे। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv, तो वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तब इस केस में हैवियर पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। तो ये करेक्ट आंसर है। अब सेकंड आंसर क्यों नहीं करेक्ट है, बोथ मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में सेकंड स्टेटमेंट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, H अपॉन 2me। H अपॉन 2me, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो H इज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। तो ये देखिए ये भी सही स्टेटमेंट है। बोथ मूव विद द सेम लीनियर मोमेंटम, ये गलत है क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है H अपॉन mv। अगर और मोमेंटम को लिखते हैं H बाय p, दोनों अगर सेम मोमेंटम से मूव करेंगे तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी। चौथा, बोथ मूव विद द सेम स्पीड, ये भी बिल्कुल सही बात है। लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv, दोनों की स्पीड सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हैवियर की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। तो क्वेश्चन क्या है, हैवियर की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये भी गलत है, ये भी सही है। ओके, ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो अब देखिए इसमें हमारे को, अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई 3 आंसर सही हैं तो हम क्या करें। तो इसमें पूछा जाएगा आपको इनमें से गलत कौन सा है। क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाएगा, इनमें से गलत कौन सा है। तो हमेशा फॉर्मूले का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर पहला आंसर बोथ हैव ए फ्री फॉल तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी, यही कहा गया क्वेश्चन में, इसलिए सही है। दूसरा, बोथ मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। जो हैवियर होगा उसका मास ज्यादा होगा तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, बोथ मूव विद द सेम लीनियर मोमेंटम, अगर दोनों एक ही लीनियर मोमेंटम से मूव करेंगे तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी, जबकि कहा गया है कि हैवियर की डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। तो ये गलत बात हो गई। बोथ मूव विद द सेम स्पीड, अगर H अपॉन mv स्पीड सेम है तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m
m ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा। इसलिए ये 3 सही बातें हो गई और एक गलत बात हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें 4 में से एक ही आंसर को आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाएगा कि भाई इनमें से गलत कौन सा है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ। ये इस सवाल को आप नोट कर लें, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे जाते हैं। A radio transmitter operates at a frequency of 880 kilohertz and a power of 10 kilowatt. The number of photons emitted per second. तो देखिए फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का कंसेप्ट, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी कितनी है आपकी 10 किलोवाट है, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है h न्यू। तो ये हो गया 10 टू द पावर 4 अपॉन h न्यू, और अब h की वैल्यू रखेंगे 10 टू द पावर 4 h, और फ्रीक्वेंसी कितनी 880 किलो हर्ट्ज। तो इसको लिखेंगे 880 किलो को बदल दिया जाए 10 टू द पावर 3। तो अब आप देखिए 1 और 3 4 ये कट जाएगा, तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 अपॉन 88h, 1 अपॉन 88h। अब हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगली स्लाइड में कैलकुलेट करते हैं। 1 अपॉन 88h, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। तो सबसे पहले तो इसको ऊपर ले जाए, और अब बचा 88 इंटू 6.6, तो मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। 88 इंटू 6.6 48, 8 4 528, तो 825 80858, तो ये हो जाएगा 580.8, 580.8। तो 10 टू द पावर 34 को हम क्या लिख लेंगे 1000 इंटू 10 टू द पावर 31, 580.8। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 580.8 को हम 580 लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन। तो आ गया 100/58, दैट इज 50/29। अब 50 को हम 29 से डिवाइड कर लेते हैं। 29 1 जा 29, बचा 21 10, तो ये 8 बार जाना चाहिए। देखते हैं 8 9 जा 72, और ये है आपका 29, 16 7 23, नहीं ये 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो ये जाएगा हमारा 7 बार, 63 6 20। तो ये आपका आंसर आ गया 1.7 इंटू लगभग 1.7 इंटू 10 टू द पावर 31। तो अब देखते हैं भाई कौन सा आंसर है। दिस इज द राइट आंसर, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, डिवीजन भी करना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ेगा, ये सीखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को आप नोट कर लें, ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, पढ़ते हैं। इफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 एंगस्ट्रॉम एंड 700 एंगस्ट्रॉम कैन लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जीज ऑफ 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब ये है कि जब वेवलेंथ 800 एंगस्ट्रॉम होती है तब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और जब वेवलेंथ 700 एंगस्ट्रॉम होती है तब एमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट देन द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, फाई प्लस ई के। तो देखिए 800 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदला और ई के को लिखा 1.8 इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको जूल में बदलना जरूरी है। तो अब ये हो जाएगा एस सी इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 8 इक्वल टू 5 प्लस 1.8 ई, पहला इक्वेशन। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बना लें, एस सी इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 5 प्लस 4 ई, क्योंकि एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड से फर्स्ट को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो एस सी इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एस सी इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2.2 ई। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, एस सी इंटू 10 टू द पावर 8, अंदर बचा 1/7 माइनस 1/8 और ये हो गया 2.2 ई। तो सी की वैल्यू रख दी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 8, या एलसीएम ले लिया 56, 8 माइनस 7 इक्वल टू 2.2 ई। तो ये हो गया h इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय 56 इक्वल टू 2.2 ई। तो h की वैल्यू आ गई 56 इंटू 2.2 ई अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 16। तो सफाई से कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। तो अगली स्लाइड में जाते हैं, h इक्वल टू 56 इंटू 2.2 ई की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और ये है 3 इंटू 10 टू द पावर 16। तो ये हो जाएगा 56 इंटू 2.2 को मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 123.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35 डिवाइडेड बाय 3। अब 123.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 1 18 और 1 19, 1 12 13 1 7। अब 6 से तो हो गया, 1 से 2 3 2 1 2 11 7 9 1। तो ये हो जाएगा लगभग 197। तो हम इसको लिख देंगे 197/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35। अब 197 को हम डिवाइड करेंगे, 3 6 18, एक बचा 17 5, तो लगभग 65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35। अब हम इसको लिख सकते हैं 6.5। तो अब हमें डेसिमल को सरकाया है हमने, तो इसलिए एक जोड़ना पड़ेगा। तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो ये आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आंसर हम देखते हैं कि कौन सा आंसर हमें मिलता है। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया सवाल था, एक बार आप और इसे देख लीजिए। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, थोड़ा कठिन था कैलकुलेशन, लेकिन कोशिश करी है कि उसको सिंपल से सिंपल बनाया जा सके। और यहाँ 197.12 को मैंने 197 ही लिख दिया, इतना अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो अब ये अगला सवाल आ गया हमारा। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। इसे मैं हमेशा एक स्टार क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए, when a surface 1 centimeter thick is illuminated with a light of wavelength lambda, the stopping potential is V naught. But when the same surface is illuminated by the light of wavelength 3 lambda, the stopping potential becomes V naught by 6। पढ़िए इसे। The threshold wavelength for metallic surface is। ये बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है।
तो देखिए हम जानते हैं एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू फाइव प्लस ई इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या है आपका, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले वेवलेंथ लैम्डा थी, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब वेवलेंथ को बदल के कितना कर दिया, 3 लैम्डा, तो एस सी बाय 3 लैम्डा इक्वल टू 5 और नया पोटेंशियल हो गया वी नॉट बाय 6। तो इस तरह से दो इक्वेशन आपके बन गए। तो पहले इक्वेशन से आप दूसरे को माइनस कर दें, माइनस एस सी बाय 3 लैम्डा, पाई कट जाएगा तो हमें बचेगा ई वी नॉट माइनस ई वी नॉट बाय 6। कॉमन ले लें, एस सी बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय 3, यहाँ कॉमन ले लें ई वी नॉट 1 माइनस 1 बाय 6। इसके बाद एस सी बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय 3, ये आ गया 2 बाय 3 और ये आ गया 5 बाय 6। ये इसको 2 बार काट देगा, तो एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू 5 ई वी नॉट बाय 4। तो 4 एस सी बाय 5 लैम्डा इक्वल टू ई वी नॉट। तो इस वैल्यू को अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। तो हमारा 5 आ जाएगा, 4 एस सी बाय 5 लैम्डा इक्वल टू ई वी नॉट। तो आपका अब ये मेन इक्वेशन है, एस सी बाय लैम्डा 5 प्लस ई वी नॉट। तो ये ई वी नॉट की वैल्यू हमें यहां से लेनी है, 4 एस सी बाय 5 लैम्डा, 4 एस सी बाय 5 लैम्डा। अब इस टर्म को क्या करिए, आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एस सी बाय लैम्डा माइनस 4 एस सी बाय 5 लैम्डा इक्वल टू 5। एलसीएम ले लो, 5 लैम्डा 5 एस सी माइनस 4 एस सी इक्वल टू 5। 5 को लिख दो एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो अब ये हो जाएगा एच सी बाय 5 लैम्डा इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट। ये कट जाएगा तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दिख रही है कितनी आएगी, 5 लैम्डा आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 5 लैम्डा है। द सेकंड आंसर इज राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, नोट कर लिया आपने। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 3 times दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन and ratio of de Broglie wavelength of particle to that electron is 1.814 into 10 to the power minus 4. The particle will be, पहला आंसर न्यूट्रॉन, दूसरा ड्यूट्रॉन, तीसरा अल्फा पार्टिकल, चौथा ट्रिटियम। तो सबसे पहले हम इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं पार्टिकल के लिए, h अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हमें पार्टिकल का मास निकालना पड़ेगा। उसके बाद लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन लिखी जाएगी h अपॉन एम ई वी ई। तो ये दो इक्वेशन बन गए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से ये पलट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एम ई वी ई अपॉन एम पी वी पी। अब ये दिया गया द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ये तो हम बाद में लिख सकते हैं। अब मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एम ई वी ई डिवाइडेड बाय लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई। अब पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है 3 times दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिख देंगे पार्टिकल की वेलोसिटी 3 times ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई वी ई। तो ये कट गया
और अपॉन बचा लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई। तो 3 mp इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये दिया हुआ है आपका 1.8, इसको हम 1.8 ही ले लेते हैं, और इंटू 10 टू द पावर -4। तो देखिए 3 mp इक्वल टू 91 अपॉन 81 इंटू 10 टू द पावर -27। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करेंगे, 90, 18, 10 टू द पावर -27, इतना चलेगा। ये 30 बार कट गया, तो mp इक्वल टू 30/18 इंटू 10 टू द पावर -27, 3 से काट दीजिए, 10/6, फिर 2 से काट दीजिए, तो मास ऑफ पार्टिकल आ जाएगा 5/6, अंदाजे से 10 टू द पावर -27। और 5/6 नहीं आएगा, ये 5/3 आएगा। कितना आएगा? 5/3। 2 से काट रहे हैं ना, तो ये 2 3 जा 6। तो अब मास ऑफ पार्टिकल हमने निकाल लिया, 5/3 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 5/3 लगभग। तो ये आ गया आपका मास ऑफ पार्टिकल लगभग 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ पार्टिकल आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, प्रोटॉन तो आंसर में नहीं है, तो न्यूट्रॉन का मास, द पार्टिकल विल बी द न्यूट्रॉन। अब आगे चल के आप इसको डेसिबल में और भी सॉल्व कर सकते थे, फिर 6 आ जाता है ये, तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 1.66 भी लिख सकते थे। न्यूट्रॉन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पर मेरा बहुत जोर रहता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, उस पर आधारित ये सवाल है। डी ब्रोगली रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अनचार्ज पार्टिकल ऑफ मास m at 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला है 1/√T। तो λ1 अपॉन λ2 विल बी रूट ऑफ T2 बाय T1। तो ये हम निकाल लेंगे, λ1 अपॉन λ2 रूट ऑफ T2 बाय T1। अब T2 दिया हुआ है आपका 127 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में बदल लीजिए, और ये दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में आपने बदल लिया। तो टेम्परेचर एक बार, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 400/300, कैंसिल हो गया, 4 का रूट होगा 2 और ये होगा √3। तो λ1 अपॉन λ2 विल बी 2 अपॉन √3, 2 अपॉन 1.73। तो इसको लिख सकते हैं 200/173। अब डिवाइड कर लेते हैं। 200 को 173 से डिवाइड कर लेते हैं, 1, ये आया 27, फिर आ गया 2, तो फिर एक बार फिर जाएगा डिवीजन, 1.1, 173, 7, 16 में 7 गया 9, 97। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है। तो ये रहा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ पर सवाल आधारित। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया। इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाय डेल्टा पी,
इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में हम बदलाव कर रहे हैं डेल्टा पी। Then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. The initial momentum of electron will be। तो देखिए सबसे पहली बात, ये एरर एनालिसिस पर आधारित सवाल है और जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ से जोड़ा गया है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, h/p, p मोमेंटम है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एरर एनालिसिस से इसको करना है, तो p की पावर देखिए कितनी है, 1 है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इंटू 100, 1 इंटू डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, और ये आपको दिया हुआ है 0.5%, तो हमने इसको 0.5 लिख दिया। डेल्टा पी इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 100 डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 0.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 1000, पॉइंट हटा दिया तो बचा 5 डेल्टा P, और 5 को आप 1000 को 5 से काट दीजिए, 200 बार कट जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम होगा 200 डेल्टा P। क्वेश्चन जरूर डी ब्रोगली वेवलेंथ का है पर बेस्ड ऑन एरर एनालिसिस, तो इसका आंसर होगा 200 डेल्टा P। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी 200 डेल्टा P। तो ये लगभग हम इस आंसर को टिक कर सकते हैं। 199 दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो, चौथे आंसर से। ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आधारित है, इसको आप नोट करिए। ओके, when a monochromatic point source of light is at a distance r from a photoelectric cell, the cutoff voltage is V and the saturation current, मतलब photoelectric current, is I. If the same source is placed at a distance 3r away from the photoelectric cell, तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हमेशा याद रखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसे हम बोलते हैं I, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल टू D2 स्क्वायर, क्योंकि D नीचे है, अपॉन D1 स्क्वायर। अगर पहले इंटेंसिटी I थी तो बाद में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको निकालते हैं। पहले डिस्टेंस था R, तो ये 3R का स्क्वायर हो जाएगा 9R स्क्वायर। तो अब नई इंटेंसिटी होगी I/9। ये तो यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन करी। अब आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब इंसिडेंट लाइट की हम इंटेंसिटी बदलते हैं, उस इंटेंसिटी के बदलने से कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव, जो भी आप कहें, वो कभी भी नहीं बदलता। इंटेंसिटी बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जरूर बदला जा सकता है। द सैचुरेशन करंट विल नॉट चेंज, गलत बात है, वो तो चेंज होगी। द सैचुरेशन करंट विल चेंज टू I/9, बिल्कुल सही बात है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज, गलत बात, सही बात है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, ये गलत बात है। तो इसके दो आंसर है। कितने आंसर है? दो आंसर है। तो वहां पर आप निश्चिंत रहिए, एक ही आंसर का सवाल आएगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि इस सवाल को हमने क्यों लिया। कारण बता देते हैं। हमें थ्योरी का भी रिवीजन करना है, तो थ्योरी के रिवीजन ऐसे सवालों की मदद से ही किए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ दो थ्योरी का रिवीजन कर लिया कि इंटेंसिटी बदलने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जरूर बदल जाएगी, पर इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। तो ये सही बात है। तो सेकंड और थर्ड को आप सही पर टिक कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले सवाल भी ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 और ये हो गया स्टेटमेंट 2। तो आप आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल, सिंपल सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिए। The work function of AlK and Pt platinum
4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लेटिनम का वर्क फंक्शन एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा और एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा के से। तो अब पूछा गया है द रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वुड बी, तो सबसे ज़्यादा प्लेटिनम की होगी पीटी की, उससे कम एल की होगी और सबसे कम किसकी होगी, के की होगी। सबसे कम किसकी होगी, के की। तो इसे लिख लीजिए 5K। तो इसका पहला आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जितना अधिक वर्क फंक्शन होगा उतनी ही अधिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं h न्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम कह सकते हैं न्यू नॉट होगा। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत सरल सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, यहाँ से करना पड़ेगा, इसको नोट करिए। ओके, a metallic surface is illuminated alternatively with light of wavelength 3000 angstrom and 6000 angstrom respectively. It is observed that the maximum speeds of the photoelectrons under these illuminations are in the ratio 3:1. Calculate the work function of the surface. h दिया हुआ है, ये थोड़ा करेक्शन है, 10 to the power -34 होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे भी आई एम सॉरी फॉर देयर इज अ करेक्शन, 10 to the power 8। अब देखिए आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है, SC बाय लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको ऐसा बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो भाई हाफ एम वी स्क्वायर क्या होगा, SC बाय लैम्डा -5। तो चलिए अब पहले इक्वेशन लिखते हैं, अब वेवलेंथ की वैल्यू बाद में डालेंगे। तो पहला इक्वेशन आ जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर SC बाय लैम्डा 1 -5। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर SC बाय लैम्डा 2 -5। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से क्या होगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर SC बाय लैम्डा 1, बाद में वैल्यू रखेंगे, अपॉन SC बाय लैम्डा 2 -5। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो V1 बाय V2 दिया हुआ है हमें, वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो ये हो जाएगा 9:1, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं हम। SC बाय लैम्डा 1 -5 अपॉन SC बाय लैम्डा 2 -5। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो SC बाय लैम्डा 1 -5 इक्वल टू 9 SC बाय लैम्डा 2 -9 अब ट्रांसफर कर दें इसको और इसको उधर, तो ये हो जाएगा 9 -5 इक्वल टू 9 SC बाय लैम्डा 2 SC बाय लैम्डा 1। तो ये हो गया 8 अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, SC को ऐसे ही रहने दीजिए। सेकंड वेवलेंथ थी आपकी, यहां पर क्वेश्चन में जो दिया गया है, सेकंड वेवलेंथ थी आपकी 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 इंटू 10 to the power -10 माइनस SC और पहली वेवलेंथ थी 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 इंटू 10 to the power -10। सो 85 विल बी 9HC और अपॉन 6 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, देखिए ये -10 है, ये 3 पावर है, तो ये ऊपर जाके 7 हो जाएगा। तो ये हो गया SC बाय 3 और ये भी इसी तरह से 10 की पावर 7। तो 85 हो जाएगा। अब कॉमन निकाल लो, SC इंटू 10 to the power 7। तो अब बचेगा 9/6 -1/3। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कैलकुलेशन का टेक्निक है, अभी तक हमने वैल्यूज को नहीं रखा, वैल्यूज को सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 8 फाई इक्वल टू SC इंटू 10 टू द पावर 7, 9/6 माइनस 1/3, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। SC इंटू 10 टू द पावर 7, एलसीएम 6, 9 माइनस 2, ये आ गया 8 फाई इक्वल टू SC 7SC इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 6। तो 5 विल बी 7/48 SC इंटू 10 टू द पावर 7। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो 7/48 H 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये हो गया आपका, ये इसको 16 बार काट देगा। तो 7/16 इंटू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। अब थोड़ा आंसर को देख लेते हैं कि जूल में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी गई। तो ये देखिए, अब इसको हम 8 2 से कैंसिल कर दिया, 3.3। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से, 7 3 जा 21, 2 21 23, तो 23.1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन निकाल लीजिए, 23/8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। अब 23 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो मतलब यह है कि कैसे इक्वेशन बनाए गए, कैसे। अब आपको ये लगेगा कि ये बहुत लेंदी सवाल है, तो सवाल लेंदी और कम लेंदी होने का नहीं है, सवाल है कि हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, हमारी इमेजिनेशन, क्वेश्चन पढ़ के हम स्टेप्स कैसे सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, ए का वर्क फंक्शन है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया। और आपको दिया हुआ है कि विच विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। अच्छा देखिए, अब क्या करते हैं, 4000 इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं कि इस रेडिएशन की एनर्जी कितनी है। 12400, सिंपल इक्वेशन है, आपने ही पढ़ा होगा। हालांकि वो 12375 होता है, लेकिन मैं उसको 12400 डिवाइडेड बाय 4100 000, तो 124 डिवाइडेड बाय 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए, कुछ थोड़ा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। 41 को हम लिख दें 40, 4 से काट दें 31, 10, तो ये लगभग 31/10 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो मेटल ए से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब फोटोन की एनर्जी 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। तो ये तो ज्यादा है 3.1, तो ए से तो निकालेगा। अब बी से कब निकलेगा, जब एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। और हमने एनर्जी निकाली, एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 4100 एंगस्ट्रॉम, तो कितनी आई 3.1, ये भी 2 से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा बी। पर सी का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास जो एनर्जी उपलब्ध है, अवेलेबल है, वो कितनी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भैया सी नहीं निकालेगा। ए ओनली, गलत बात। ए एंड बी ओनली, सही बात। ऑल द 3, गलत बात। नन ऑफ दिस, और गलत बात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आजकल पूछे जाते हैं। 12400 12400 का आप यूज करिए। अप्रोक्सीमेशन में 41 को 40 लिखना है, ये भी एक टेक्निक है, कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेशन कैसे किया
जाता है। अब अगला सवाल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट कर लें। अब देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला, देयर इज नो सिग्निफिकेंट टाइम डिले बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए सुटेबल रेडिएशन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे ही रेडिएशन मेटल पे गिरता है, उसी वक्त तुरंत उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, कोई टाइम डिले नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आइंस्टाइन एनालिसिस गिव ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अबव व्हिच नो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एमिटेड। अरे भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि भैया नो इलेक्ट्रॉन, तो ये तो गलत बात है। तीसरा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। प्रोपोर्शनल नहीं होती, क्योंकि पाई प्लस ई के, तो ई के होगा ई माइनस पाई, तो प्रोपोर्शनल नहीं होती, गलत बात। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल गलत बात। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया। What should be the velocity of an electron so that its momentum becomes equal to that of photon? तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आ गई। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होना चाहिए? मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा mv, फोटोन का मोमेंटम होगा h बाय लैम्डा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी h अपॉन m लैम्डा। तो ये आपको सॉल्व करना है, h अपॉन n लैम्डा। तो v इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10 टू द पावर माइनस 31, और जो वेवलेंथ दी गई है 5200 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसको लिख सकते हैं 5200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, 52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। तो ये हो गया, देखिए यहाँ का डेसिमल एडजस्ट हो गया, 66 अपॉन 91, यहाँ बचा 52, 10 की पावर देख लें माइनस 34, नीचे से गया माइनस 31 प्लस 31, ये ऊपर जाके जुड़ गया 40, 31 माइनस 31 ऊपर जाया गया तो प्लस 31, 10 की पावर माइनस 8 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा। ये 9 नहीं होगा, प्लस 8 होगा। तो ये आ गया, अब 2 से काट दो, 33, 91, और ये हो गया 26, और ये हो गया 31 प्लस 8, 39 माइनस 34, 10 की पावर 5। तो अब देखिए अप्रोक्सीमेशन करेंगे, 33, हम इसको लिख देते हैं 90 इंटू 26, बाद में देखेंगे। अब हमने 3 से काट दिया, 11 और 30, तो ये हो गया 11 अपॉन 3, 30 इंटू 26, 10 टू द पावर 5, तो ये हो गया 11 अपॉन 3 इंटू 26, 10 की पावर 4, तो ये हो गया 11 अपॉन 78 इंटू 10 की पावर 4, 11 अपॉन 78 इंटू 10 की पावर 4। तो अब देखिए अगला अप्रोक्सीमेशन तो करना ही पड़ेगा, 11 अपॉन 78 इंटू 10 की पावर 4, तो हम इसको ले लेते हैं 77 इंटू 10 की पावर 4। देखिए 10 की पावर 4, हाँ अब ठीक है,
तो ये 7 बार कट गया, तो ये हमें हो गया 100 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर 2। तो ये अब डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 100 को 7 से डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए हमें। तो ये आ जाएगा लगभग 14। ये हमारा आंसर आ गया 1400 मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेशन, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। या तो कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन करो, 1400 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस ही एक तरीका है, और तो कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें, अच्छा सवाल है। अब आपने इसे नोट कर लिया। The threshold frequency for a certain photosensitive metal is V naught. When it is illuminated by light of frequency 2V naught, the maximum velocity of photoelectron is V naught. What will be the maximum velocity of photoelectron when the same metal is illuminated with a light of frequency 5V naught? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन HV नॉट क्या हो गया, 5। फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, H इंटू 2V नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, V नॉट। अब देखिए कैसे इसे हम आइंस्टाइन के इक्वेशन में लगाते हैं। तो E इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv मैक्स होल स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी हो गई, 2hv नॉट। वर्क फंक्शन hv नॉट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट का स्क्वायर। तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा hv नॉट इक्वल टू हाफ mv नॉट का स्क्वायर। तो एक v नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h, यहाँ बचेगा mv नॉट। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया कि हम mv नॉट की जगह कितना लिखेंगे, 2h, या हम h की जगह कितना लिख सकते हैं, 2h की जगह लिख सकते हैं mv नॉट। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जब उसी मेटल को हम 5v नॉट फ्रीक्वेंसी से इल्यूमिनेट करेंगे। तो फिर से E इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, एनर्जी 5v नॉट, वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा hv नॉट। अब नई वेलोसिटी कितनी हो गई, हमने मान ली v2। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4hv नॉट इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर। तो देखिए 8hv नॉट इक्वल टू mv2 स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और पहला इक्वेशन हमारे पास था mv नॉट, h को यहां से हम h को क्या लिख सकते हैं, mv नॉट बाय 2 लिख सकते हैं, mv नॉट बाय 2 लिख सकते हैं, mv नॉट बाय 2v नॉट mv2 स्क्वायर। तो ये कट जाएगा 4 बार, mv कट जाएगा, तो 4v नॉट स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर की वैल्यू मिली, v2 स्क्वायर की वैल्यू मिली 4v नॉट का स्क्वायर। तो v2 इक्वल टू कितना होगा, 2v नॉट। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत इजी पर्सपेक्टिव में। तो ये एलिमिनेशन की जो टेक्निक होती है सवालों में, ये किसी भी तरह से आप ये मत सोचिए कि सवालों का लेवल ज़्यादा है, प्रैक्टिस करानी बहुत ज़रूरी है। वेरिएशन प्रैक्टिस होती है, तो जब एग्जाम में कुछ थोड़ा भी घूम फिर के आता है तो हम उसे कर लेते हैं।
द फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। एक बार आप इसे और नोट कर लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ हम जा रहे हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसको नोट कर लें। अब देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, कहता है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। The ratio of kinetic energy of electron to the energy of photon। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे ही क्या बोल देता हूं, ½ mv²। और डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन h/mv। तो यहां पर लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी है, ऑफ इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ है। वही क्वेश्चन में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो फोटोन की भी कितनी होगी, लैम्डा होगी। तो चलिए अब यहां से हम मास को लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, h/λv। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो गई भाई, ½ m। तो m की वैल्यू तो रखनी है हमें, तो ये हो गई हाफ, मास हो गया h/λv, ये हो गया v², तो कट गया। तो E के इक्वल टू ½hv/λ। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब फोटोन की काइनेटिक एनर्जी अगर हम मान लें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन मान लेते हैं कि कितनी है, E, वो होगी hc/λ। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ½ hv/λ, जहां लैम्डा वेवलेंथ है और फोटोन की काइनेटिक एनर्जी है hc/λ। तो आप सोच रहे होंगे दोनों लैम्डा है, क्योंकि ये दोनों लैम्डा बराबर है। h से h कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो बचा क्या, बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। कितना बचा, v/c। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है देखते हैं, 1.5 इंटू 10⁸ 1.5 इंटू 10⁸। और लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10⁸। तो ये हुआ 1.5 डिवाइडेड बाय 3। तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 1:2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द थर्ड इज द राइट आंसर। एक बार आप इसे और नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ दोनों की सेम है, ध्यान रखें, वेवलेंथ दोनों की सेम है। तो अब ये हमारा सवाल हो गया। तो इस लेक्चर में हमने, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सवाल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी करे, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे भी करे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की कुछ कंसेप्ट तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। h/mv वेलोसिटी, h/, एक ही लाइन में आपको लिखा हुआ होना चाहिए, 2me। और ये हम इसको लिख सकते हैं 2m³
और कैपिटल वी, और ये जो कैपिटल वी होगा आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए। अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी हमने कुछ सवाल करे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है जिसमें हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैबिटेड इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच में ड्रॉ करते हैं। फिर एक और ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के स्लोप्स क्या है, ग्राफ से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे पढ़ते हैं, ये तैयारी होनी चाहिए। एंड अबव ऑल अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देने की पूरी कोशिश की है, और जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर आएगा, लेक्चर 4, उसमें हम उसको अगर हम लेक्चर 4 को नट शेल में अगर हम उसको देखें तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हमने मैक्सिमम लेवल पर जाकर इन सब चीज़ों की कोशिश करी है, और इस उम्मीद में करी है कि आपका रिवीजन अच्छा चलेगा, आप कुछ और सीखेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप उन गलतियों को नहीं कर सकें। तो पढ़ते रहिए, फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर मत देखिए, कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट में बता सकते हैं हमारा प्लस और माइनस, यू हैव ऑल राइट। और कभी भी लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, अधूरा मत देखिए, चीज़ों को समझिए। जब आप लेक्चर देखते हैं तो आप एक कॉपी में आपके सामने फॉर्मूला लिस्ट भी होनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए।